नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय पर हुआ 16वें भटनेर असम मेले का विधिवत आगाज। 16 मार्च तक चलेंगी विभिन्न प्रतियोगिताएं। माहेश्वरी महिला संगठन ने सब आश्रित योजना के तहत जरूरतमंद परिवार की महिला को प्रदान की सिलाई मशीन। ऋण योजनाओं की समीक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित। जिला कलेक्टर ने दिए पेंडेंसी खत्म करने के निर्देश। एक दिवसीय निजी प्रवास पर हनुमानगढ़ पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा। 2023 में पुनः सरकार बनाने का किया दावा। टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय पर बुधवार दोपहर को 16वें भटनेर असम मेले का विधिवत आगाज किया गया। जिला मुख्यालय पर 16वें भटनेर अश्व मेले का विधिवत आगाज बुधवार दोपहर को किया गया। अश्व मेला 16 मार्च तक चलेगा। शुरुआती के 3 दिन में मेले में अश्वों की खरीद फरोख्त होगी। शेष 3 दिनों तक 14, 15 व 16 मार्च को अश्व प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। आयोजकों ने बताया कि मेले में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र के पशुपालक, मारवाड़ी व नुकरा नस्ल के अपने अश्वों के साथ शामिल होंगे। मेला आयोजन समिति सदस्यों ने बताया कि जिला अश्व पालक समिति की ओर से करीब 18 साल से जिला मुख्यालय पर भटनेर अश्व मेला लगाया जा रहा है। पिछले दिनों प्रशासन की ओर से भी टूरिज्म को लेकर बैठक की गई थी। उसमें अश्व मेले को लेकर भी चर्चा हुई। इसके बाद जिला कलेक्टर की ओर से जिला अश्व पालक समिति के पदाधिकारियों को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से पूरे राजस्थान में मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव होता है, उसी तरह हनुमानगढ़ जिले में भी महोत्सव का आयोजन हर वर्ष हो। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लगाए जा रहे अश्व मेले को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार व जिला प्रशासन की ओर से जिला अश्व पालक समिति का सहयोग किया जा रहा है। ये जो भटनेर अश्व मेला इस बार लग रहा है, 16वां मेला है। जैसा कि आपको पहले मालूम है, पिछले भी आप आते रहे, तो इसकी जो शुरुआत है गाँव में हमने की थी दिसंबर 2002 से। शुरुआत में हमने अश्व चिकित्सा शिविर के रूप में शुरुआत की और कुछ जो वैज्ञानिक थे उनकी टीम को बुलाया और हमारे कुछ पशु चिकित्सक साथी थे और पीर कामड़िया और आसपास के जो गांव के पशुपालक थे उनके सहयोग से उस उपचार शिविर का हमने आयोजन किया और वहाँ से चलते चलते धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। वर्ष 2006 से हमने इस मेले का जो आयोजन है वो जिला मुख्यालय से आरंभ किया। 2006 में हमने शिव मंदिर थिएटर के पास इसका आयोजन किया था और 2006 में जिला अश्वपालक समिति का गठन किया गया। 2006 से आज तक जिला अश्वपालक समिति हनुमानगढ़ के द्वारा ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है और इसमें विशेष बात ये है कि इसका जो भी प्रबंधन है, वित्तीय जो खर्चा है, इसमें सारा का सारा जिला अश्वपालक समिति अपने स्तर से, अश्वपालकों के स्तर से चंदे के रूप में करती है। अभी तक इसका जो सरकारी स्तर से कोई सहयोग इनको नहीं मिल रहा है, लेकिन ये मेला लगातार आगे बढ़ रहा है। अश्वों की संख्या प्रतिवर्ष इसमें बढ़ोतरी हो रही है। आज 2:15 बजे से इसका शुभारंभ शब्द बहुत आती है, लेकिन हमको तो ये एक ऐसे समझो नशा हो गया है, इसी वजह से इनको पाल रहे हैं। इसमें बहुत आता है गर्मी सर्दी से बचाना, चारा अच्छा डालना, खुद संभाल करनी पड़ती है। इसके ऐसे जैसे छोड़ते हैं भी नौकर कर देगा तो वो नहीं होता, ये आपको खुद को संभालना पड़ता है। विशेष तो ये प्रतियोगिता में ही होगा नहीं, ये आते हैं ये पंजाब, गुजरात से भी आ रहे हैं, अपने महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं कॉम्पिटिशन के लिए। नहीं, प्रशासन से कोई नहीं मिल रही तो अपने सतर पे ये कमेटी है अपनी जेब से खर्च करके ये चला रहे हैं। अश्व पालक समिति की ओर से पिछले 17-18 साल से यहाँ जिला स्तर पर मेला लगाया जा रहा है। प्रशासन की नज़र में भी आया था। पिछले दिनों टूरिज्म को लेकर एक बैठक थी, उसमें हमने इस मेले को लेकर चर्चा भी की और अश्व पालक समिति को जिला कलेक्टर के साथ बुलाया भी था। कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह पूरे राजस्थान में मरु महोत्सव, कैमल फेस्टिवल होता है, हनुमानगढ़ जिले में भी एक फेस्टिवल हो, हॉर्स फेस्टिवल। ये मेला क्योंकि पिछले 15-16 सालों से हो रहा है यहाँ, इसी को प्रमोशन देने के लिए सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से पूरा सपोर्ट किया जाएगा। अभी राज्य सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने
करीब 1000 करोड़ का बजट भी इसमें पर्यटन में रखा था। साथ ही एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, इसकी नई पॉलिसी आएगी, उस पॉलिसी के अंतर्गत भी इसको शामिल करने की कोशिश की जाएगी ताकि ज़िले को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम मिले। जिस तरह से पुष्कर मेला चल रहा है और जो मेले चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम है। हनुमानगढ़ जिले में क्योंकि अश्व मेला और कहीं होता नहीं, अश्व फेयर, हॉर्स फेयर, इस तरह कोई भी अपना नाम इस पर दे सकते हैं बढ़िया सा, और जिले को पर्यटन की जो मानचित्र पर भी जिले को उभारा जा सके। अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से सब आश्रित योजना के तहत जरूरतमंद परिवार की महिला को सिलाई मशीन भेंट की गई। अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जरूरतमंद परिवार की महिला को सिलाई मशीन भेंट की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन चावला थी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से यह अनूठी पहल की गई है। इस प्रकल्प के तहत पूरे प्रदेश की सैकड़ों महिलाएं सब आश्रित बनकर अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम होंगी। उन्होंने कहा कि माहेश्वरी महिला मंडल से प्रेरणा लेकर अन्य संगठनों को भी ऐसी पहल करनी चाहिए। महिला मंडल की उमा चाणक ने बताया कि उक्त प्रकल्प के तहत अखिल भारतीय महिला संगठन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि माहेश्वरी महिला मंडल भविष्य में भी जरूरतमंद तबके के परिवारों की सहायता में आगे आता रहेगा। इस मौके पर उषा करवा, चंदा लखोटिया, मोनिका ढूंढानी, प्रीति ढूंढानी, मंजू राठी, मंजू ढूंढानी, शीलू गट्टानी सहित महिला मंडल की अन्य सदस्य मौजूद रही। भी बहनें महिला मंडल में से की है, उन्होंने मेरा ये मशीन दे के मेरा सहयोग किया। मैं इन सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। वैसे मशीन है मेरे पास, लेकिन थोड़ा गुजारा थोड़ा वो ठीक नहीं है। आगे चलाने के लिए, थोड़ा काम बढ़ाने के लिए इन लोगों ने मुझे ये सहायता से मशीन दिया, तो बड़ी अच्छी बात है कि आगे मैं अपना काम बढ़ा सकूं। मेरे वैसे 3 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण मैं वैसे अकेली करती हूँ, तो हो सके मेरा काम आगे बढ़े, मेरी यही उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस स्वर्णिम अवसर पर हनुमानगढ़ टाउन महिला मंडल द्वारा सिलाई मशीन भेंट स्वरूप दी जा रही है। इस मौके पर श्रीमती जी सुमन जी चावला मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। श्रीमती कंचन जी जो 3 बच्चों की माताश्री है एवं अपना एवं अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण करती है, स्वावलंबी बनाने हेतु इन्हें सिलाई मशीन भेंट स्वरूप दी जा रही है। इस कार्यक्रम में मंडल के सभी सदस्यों द्वारा सहयोग राशि द्वारा यह मशीन प्रदान की जा रही है और सभी ने अपना सहयोग पूर्ण रूप से कार्यक्रम को सफल बनाने में दिया है। कंचन जी सिलाई का ही कार्य करती हैं एवं लोगों के कपड़े वपड़े सिलना, अल्टर करना, यही कार्य करती हैं। पहले एक मशीन है, पर अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये मशीन दूसरी इन्हें और दी जा रही है। माहेश्वरी समाज की महिलाएं हमेशा अग्रसर रही हैं समाज सेवा में। आज जो ये महिला दिवस पर कर रही है कि एक औरत को रोजगार देने का काम कर रही हैं, जहाँ पर जिसके 3 बच्चे हैं और वो खुद पालन पोषण करती है, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इसके लिए जब ये सहयोग करें, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि पैसा तभी शुद्ध होता है जब उसको कुछ दान के स्वरूप में दिया जाए। तो यहाँ पर ये अच्छा प्रयास है कि महिलाओं को रोजगार मिले और वो अपना काम चला सकें, परिवार को चला सकें। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, नेक काम कर रही हैं और आगे भी ऐसे ही करती रहिए, शुभकामनाएं। अभी सभी जो महिलाएं काम कर रही हैं सेवा के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को स्वावलंबी करें। और मैं माहेश्वरी समाज जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ये सोचा है, यहाँ पर क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर 500 मशीनें बट रही हैं, अभी जंक्शन में भी देंगे ये, और यहाँ पर भी बट रही है, तो ये एक बहुत बड़ा नेक कार्य है कि जहाँ पर एक्चुअली किसी को हम पैसे देते हैं वो कुछ दिन खत्म हो जाते हैं, रोटी देते हैं, लंगर बांटते हैं, तो वो उतनी देर ही चलता है, 3-4 घंटे तक भूख मिटती है, और ये एक जिंदगी भर की रोटी उसको दे रहे हैं। इससे बढ़िया कुछ नहीं। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित ऋण योजनाओं की समीक्षा को लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैंक अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित ऋण व फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के लिए बुधवार को जिला कलेक्टर नथमन डिडेल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी बैंकों के कंट्रोलिंग ऑफिसर व सरकारी विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला कलेक्टर नथमन डिडेल ने ऋण व फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए पेंडेंसी व टारगेट से पीछे बैंकों को 17 मार्च तक पेंडेंसी निपटाकर वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के निर्देश दिए। साथ ही ऐसे बैंक जो अपने लक्ष्य से काफी पीछे हैं, उन्हें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए फाइनेंसिंग करने के लिए मोटिवेट किया गया। अच्छा कार्य करने वाले बैंक के अधिकारियों की सराहना भी की गई। बैठक में मुख्य प्रबंधक राजकुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज दिनांक 9/3/22 को माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो भी
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न ऋण योजनाएं हैं, जिसमें फ्लैगशिप योजनाएं हैं। उनमें कुछ बैंकों में पेंडेंसी थी और टारगेट से पूछे थे। उन्हीं योजनाओं की समीक्षा के लिए कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में सभी बैंकों के कंट्रोलिंग ऑफिस और जो भी नोडल ऑफिसर्स हैं सरकारी विभागों के, उनके साथ में बैठक का आयोजन किया गया और इसमें जिला कलेक्टर महोदय ने सभी बैंकों को यही निर्देश दिए कि जो भी पेंडेंसी है वो 17 मार्च तक निपटा के और वांछित जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करें और जो भी बैंक ज़्यादा पीछे हैं उनको और अग्रेसिव तरीके से फाइनेंसिंग करने के लिए मोटिवेट भी किया गया। और बैठक काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रही। कलेक्टर साहब बहुत ही अच्छा काम करने वाले बैंकों ने अप्रिशिएट भी किया इन्होंने। यही आज की बैठक का मुख्य एजेंडा था। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय निजी प्रवास पर हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के बेहतर प्रबंधन व अच्छे बजट से लोग खुश हैं। इन सब के दम पर सन 2023 में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पुनः अपनी सरकार बनाएगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय निजी प्रवास पर हनुमानगढ़ पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बचकानी बातें कर रहे हैं। असल में भाजपा नेता राज्य सरकार के अच्छे बजट, अच्छे विकास को पचा नहीं पा रहे, इसलिए बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। इन्हें अपने घर को संभालना चाहिए। आपस में चल रही कलह की तरफ भाजपा ध्यान दे, क्योंकि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन में जुटे सांसदों विधायक की भीड़ देखकर भाजपा में खलबली मची हुई है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। डोटासरा ने कहा कि भाजपा नेताओं को आपसी गुटबाजी व लड़ने के अलावा कोई फुर्सत नहीं है। इन्हें जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। बजट में अगर कोई कमी रह गई है तो प्रतिपक्ष का फर्ज अदा करते हुए भाजपा वह बात करे, लेकिन इनका धर्म आपस में लड़ने के लिए बना हुआ है। डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार हिटलरशाही, तानाशाही पर उतर आई है। केंद्र की सरकार का यह कुशासन है। केंद्र सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह विफल रही है, इसलिए लोग केंद्र की सरकार से नाखुश हैं, जबकि राजस्थान राज्य के बेहतर प्रबंधन, अच्छे बजट से लोग काफी खुश हैं। इन सब के दम पर सन 2023 में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पुनः अपनी सरकार बनाएगी। वहीं 2024 में निश्चित रूप से एनडीए सरकार का पतन होगा। उन्होंने कहा कि आज देश का वातावरण बहुत चिंताजनक है। कोई भी संवैधानिक संस्था महफूज नहीं है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस राज्य में चुनाव आते हैं उस राज्य के अंदर ईडी, इनकम टैक्स विभाग का दुरुपयोग किया जाता है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाला समय कैसा आएगा यह किसी को नहीं पता। डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ कह रही थी कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी करना उसके हाथ में नहीं है, लेकिन जब 5 राज्यों के चुनाव आए तो इनके हाथ में सब कुछ आ गया। अब ये कहकर जाएंगे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। डोटासरा ने कहा कि जब तक पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा तब तक यह असमानता हिंदुस्तान के हर राज्य में दिखाई देगी। इस मौके पर कांग्रेस नेत्री श्रीमती शबनम गोदारा, राजेंद्र मक्कासर, कृष्ण नेहरा, इसाक खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है। कार्यकर्ताओं में बजट को लेकर के बहुत अच्छा उत्साह है। सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। हमने आह्वान किया है कि डिजिटल सदस्यता अभियान को हम जो और जोर शोर से आगे चलाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो 52 लाख डिजिटल मेंबर बनाने का हमारा प्रदेश में लक्ष्य है वो पूरा हो सके। और सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है, चाहे किसानों को ले लीजिए, कर्मचारियों को ले लीजिए, कृषि का अलग बजट दे दिया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ा करके 5 लाख से 10 लाख कर दिया। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा कर दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लागू कर दी। जो हमारी वेतन विसंगतियाँ हैं उसको ठीक करने का काम किया है। 3804,000 के लगभग स्कूलें एक साथ सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूलें कर दी। जहाँ बालिका स्कूल जिस स्टेटस में उसको बढ़ा दिया। 136 के लगभग पिछली बजट में कॉलेजें खोली थी, अभी 36 महिलाओं की अभी खोल दी हैं, बॉयज़ की भी खोली हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हमारी सरकार, चाहे चिकित्सा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली, पानी, सड़क, 10-10 करोड़ रुपए किसको कहते हैं सड़क के एक विधानसभा क्षेत्र में देने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से हमारी सरकार ने अच्छा बजट दिया है, इसलिए लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह। और दूसरी तरफ केंद्र की जो मोदी सरकार है वो हर मुद्दे के ऊपर विफल रही है। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। किसानों ने 15 महीने तक खून के आंसू रुला दिए और उसके बाद में माफ़ी मांग के देश के प्रधानमंत्री को अन्नदाता की बात माननी पड़ी। इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। आज जो देश में वातावरण है,
वो मैं समझता हूँ बहुत ही चिंताजनक है। कोई भी संवैधानिक संस्थाएं महफूज नहीं है। जो दुरुपयोग किया जा रहा है संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इसका दुरुपयोग करने पे तुली हुई है। जहाँ जहाँ जिस राज्य में चुनाव आते हैं उस राज्य के अंदर ये ईडी का, इनकम टैक्स का, सबका दुरुपयोग करते हैं इन संस्थाओं का। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाला समय कैसा आएगा कोई किसी को पता नहीं है, क्योंकि जिस चाल से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार चल रही है, हो सकता है आने वाले समय में चुनाव ही नहीं कराए। हिटलर शाही, तानाशाही जिसको कह सकते हैं, वैसा कुशासन केंद्र की सरकार का है। आप देखना पेट्रोल के, डीजल के किस प्रकार से दाम बढ़ेंगे, कितने दाम बढ़ेंगे। एक तरफ ये कह रहे थे कि हमारे हाथ में नहीं है, जब चुनाव थे 5 राज्यों के तो इनके हाथ में सब कुछ आ गया, और अब ये कह करके जाएंगे कि साहब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, पैसे बढ़ाएंगे और दुनिया भर के, और महंगाई रोकने में ये विफल रहे। इसलिए लोग केंद्र की सरकार से नाखुश हैं। राजस्थान की सरकार की गुड गवर्नेंस, गुड मैनेजमेंट से, अच्छे बजट से लोग खुश हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हम 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 24 में एनडीए सरकार का पतन होगा निश्चित रूप से। जब तक पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे तब तक ये असमानता हिंदुस्तान में हर स्टेट में है, वो रहेगी। जीएसटी के दायरे के लिए हम मांग कर रहे हैं बार बार। जीएसटी के दायरे में केंद्र सरकार ला नहीं रही है। उनके कुएं से ले आएंगे, उनके कुएं में बहुत पानी है। वो तो ये कटारिया जी भी कह रहे थे कि पेंशन का पैसा कहाँ से लाओगे, तो पेंशन का पैसा जनता के टैक्स से, जो जनता की इनकम सरकार की होती है उसी में से पैसा लगेगा। ये बचकानी बातें करने वाले लोग हैं। ये पचा नहीं पा रहे हैं अच्छे बजट को, अच्छे विकास को, अच्छी गुड गवर्नेंस को, ये पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बच्चों की सी बातें करते हैं। इनको अपने घर को संभालना चाहिए। जहाँ वसुंधरा जी और इनमें आपस में जो कलह है, आज गुलाब चंद कटारिया जी और सतीश पूनिया जी तो रोक रहे थे कि भाई किसी को उनके जन्मदिन में नहीं जाना है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 40 से ज़्यादा विधायक चले गए, 10-12 एमपी चले गए। खलबली मची हुई है बीजेपी में। उधर मोदी जी की और अमित शाह की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। क्या होगा इनका, क्या भविष्य होगा, समझ से परे है। लेकिन बात यह है कि ये आपस में गुटबाजी और लड़ने में ही फुर्सत नहीं है। जनता के मुद्दों से इनको कोई सरोकार नहीं है। कोई कमी बत्ती अगर बजट में रह गई या जनता की समस्याओं की कोई बात है तो उसकी बात करें, प्रतिपक्ष का धर्म बनता है। लेकिन इनका धर्म तो आपस में लड़ने के लिए ही बना हुआ है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह बुधवार को आयोजित किया गया। टाउन स्थित सेठ राधाकिशन बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह तरंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समावन दिया। अतिथियों की ओर से होनहार बेटियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। विद्यालय में सहयोग करने वाले भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भामाशाहों की ओर से विद्यालय में किचन शेड, रसोई का निर्माण करवाने आदि की घोषणा की गई। प्रधानाचार्य अनिता शर्मा ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। मैं तो दादी कंचन 12 किन्ने फिरती फिरा है, तो तेरा मामा फिरा बारह बिना प्रथा। तू यहाँ बता, तू क्या मेरा पर रात रात ऐसी करी बैठी है? केक पाँव पंती ली पहले रख लें चुगलियाँ चौपड़ मिल जाए तो 4 लुगाइयाँ बैठ के कर लेती इल्ला बिल्ला। और अब न्यारी न्यारी बैठे है 12 मुई कौन का डंडे ना भेड़ी होने दे। क्यों दादी जो तेरी रात में चौपड़ मिलना बंद हो गया, न तो जिकीलो का बात करना जरूरी कोपड़ खुल तो के कोपड़ है। मैं तो सही बात कहूँ, सच्ची बात नहीं करोगे थे, मैं तो सच्ची चुगलियां करो बस। ए क्या चुगलियां हैं? चुगलियां तो पहले लुगाइयां करती, बाकियां सारा गांव की लुगाइयां भेड़ी कर लेती। एक जनी बैठ जाती बिचारे और फिर आथड़ ताई करती वे चुगलियां। कोई अपनी सास मांगी, कोई बहू आज हमारे विद्यालय सेठ राधाकिशन बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। राज्य सरकार की यह मंशा है कि राज्य के जो बालक है उनका सर्वांगीण विकास हो, और उसी कड़ी में वार्षिक उत्सव का जो आयोजन है वो राज्य भर में किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे विद्यालय में भी आज इस कार्यक्रम को रखा गया, जिसमें बच्चों ने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ भाग लिया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। एलुमनाइज जो आए हुए थे छात्रा सखा, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा भामाशाह जो पधारे थे उनको विद्यालय परिवार की ओर से हमारे प्रधानाचार्य अनिता जी शर्मा के नेतृत्व में सम्मानित किया गया। और जितने भी अभिभावक जन आए थे उनका बहुत ही सक्रिय सहयोग रहा, और पूरे स्टाफ के सहयोग और मार्गदर्शन में हमारा ये जो आज का कार्यक्रम है बड़ा ही सफल रहा। विद्यालय में भामाशाहों द्वारा अलग अलग प्रकार की घोषणाएं की गई है विद्यालय विकास के संबंध में, जिनमें किचन शेड है, रसोई निर्माण का कार्य है, इत्यादि कामों की घोषणाएं की गई है। इनके अलावा बच्चियों को गोद लेने का भी कार्य भामाशाह हमारे जो आए हुए थे उन्होंने किया है। तो बड़ा सक्रिय सहयोग रहा है सभी का, और आशा करते हैं भविष्य में भी ऐसे ही हमें सहयोग करते रहेंगे और मार्गदर्शित करते रहेंगे। ग्राम पंचायत 2 केंद्र के ग्रामीणों द्वारा सरपंच के खिलाफ की गई शिकायत की जांच पूरी हो गई है और जांच अधिकारी ने रिपोर्ट जिला परिषद के सीईओ को प्रेषित कर दी है। ग्राम पंचायत सरपंच की जगह सरपंच पुत्र की ओर से कथित रूप से फर्जी हस्ताक्षर करने व वार्ड पंच की पत्नी को मैट लगाने सहित अन्य शिकायत मिलने के बाद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से करवाई गई जांच की रिपोर्ट में अनियमितताएं सामने आने की बात कही गई है। इस संदर्भ में जांचकर्ता ने अपनी जांच रिपोर्ट जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर दी है। जाँच अधिकारी जिला परिषद के सहायक विकास अधिकारी हनुमान स्वामी ने बताया कि ग्राम पंचायत 2 KNJ के कुछ ग्रामीणों ने इस संदर्भ में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया था कि 2 KNJ ग्राम पंचायत को बने हुए मात्र 2 साल हुए हैं, परंतु सरपंच के स्थान पर उसका बेटा हस्ताक्षर कर रहा है। समय सरपंच ग्राम पंचायत में नहीं आती। अब तक ग्राम पंचायत में मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के तहत जो भी निर्माण कार्य हुए हैं उनके संदर्भ में भेजे जाने वाले पत्रों पर सरपंच का पुत्र सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर करता आ रहा है। ग्राम पंचायत की बैठक 3-4 माह से नहीं हो पा रही और न ही किसी कार्य के संबंध में वार्ड पंचों को इसकी जानकारी दी जाती है। पंचायत बैठकों में जो प्रस्ताव लिए जाते हैं उसके संदर्भ में वार्ड पंचों को भी जानकारी नहीं दी जाती। आरोप लगाया गया था कि महात्मा गांधी योजना में सरपंच की ओर से अपने नजदीकी रिश्तेदारों में पंचायत सदस्यों के नजदीकियों को मैट लगाया जाता है तथा उनकी हाजिरियां भी फर्जी लगाई जाती हैं। ग्राम पंचायत 2 KNJ के कुछ ग्रामीणों ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को लिखित में शिकायत प्रस्तुत की थी और जो बिंदु दिए हुए थे उन बिंदुओं पर
मुझे जांच करने हेतु नियुक्त किया गया था और मैंने बिंदुवार जांच रिपोर्ट है मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को प्रस्तुत कर दी गई है और पत्रावली है साहब के पास प्रस्तुत है और जो भी जांच की है उस पर बिंदुवार सीओ साहब कोई आगे प्रोसेस या कार्रवाई करें। कायदे में तो कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र व्यक्तियों से संबंधित कुछ मेरे जो है सरपंच के रिश्तेदार और एक कोई ई मित्रा का था, ई मित्र संचालक है वो वार्ड पंच है और उसके संबंध में दूसरा सरपंच के मोहर पर सरपंच के पुत्र द्वारा साइन करने का था। तो प्रत्येक बिंदु पर बिंदुवार जांच करके और पत्रावली प्रस्तुत करके सरपंच के उसमें कुछ भिन्नता प्रतीत हो रही है और इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय ही एक्शन ले सकते। श्री श्याम प्रभात फेरी मंडल द्वारा नियमित रूप से प्रभात फेरी निकाली जा रही है। श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रभात फेरी से एकत्रित हो रही राशि को गौशाला की साथ संभाल पर लगाया जा रहा है। श्री श्याम प्रभात मंडल द्वारा प्रतिदिन श्याम भगवान की प्रभात फेरी निकालने का क्रम जारी है। ग्रामीणों की ओर से शुरू की गई यह प्रभात फेरी गौशाला का स्वरूप बदल रही है। ग्रामीणों की ओर से बनाई गई श्री श्याम प्रभात फेरी मंडल की ओर से रोजाना निकाली जा रही प्रभात फेरी के दौरान प्राप्त होने वाली दान दक्षिणा से 2 KNJ की गौशाला का संचालन किया जा रहा है। प्रभात फेरी मंडल सदस्यों ने बताया कि इन प्रयासों का यह फायदा हुआ कि आज गौशाला के पास समय की जमीन है। गौशाला में थोड़े समय के अंतराल में ग्रामीणों में दानदाताओं के सहयोग से विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 10 साल से लगातार प्रभात फेरी निकाली जा रही है। पहले शिव कुटिया से श्री राम प्रभात फेरी के नाम से प्रभात फेरी निकाली जाती थी। अब करीब 1 साल से श्री श्याम प्रभात फेरी मंडल के नाम से रोजाना सुबह प्रभात फेरी निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रभात फेरी के दौरान दान दक्षिणा से प्राप्त होने वाली राशि ग्राम पंचायत 2 KNJ की गौशाला को समर्पित की जाती है। उन्होंने जानकारी दी कि करीब 13 लाख रुपए की लागत से गौशाला के लिए जगह खरीदी गई है। अब तक गौशाला किसी ग्रामीण के नोहरे में चल रही थी। गौशाला का पंजीयन भी करवा लिया गया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं का सहयोग इसी तरह से मिलता रहा तो वे गौशाला का बेहतरीन संचालन कर सकेंगे। प्रभात फेरी का जो प्रोग्राम है ये करीब 10 साल से हम लगातार से करते आ रहे हैं। पहले हाउसिंग बोर्ड की शिव कुटिया से श्री राम प्रभात फेरी के नाम से निकलती थी और अब 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया हम श्री श्याम प्रभात फेरी के नाम से ये सुबह हर रोज़ ये प्रभात फेरी निकालते हैं और इसमें जो भी दान दक्षिणा आती है वो 2 KNJ गौशाला को समर्पित है। और ये जो बसंत ऋतु का जो त्यौहार है, होली का त्यौहार है, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्व रखता है। इसमें बूढ़ा आदमी अगर चलने में सक्षम नहीं है, अगर खाट में चारपाई में भी पड़ा है तो वो चारपाई पर पड़ा ही अपने आप में वो नाचने को आतुर हो जाता है। और जिस तरह से हम लोगों ने ये 5-10 लोगों ने आपस में ये कंधे से कंधा मिला करके इस प्रभात फेरी का जो आयोजन किया है, ये प्रभात फेरी भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। थोड़े से दिनों में ही इस गौशाला में हमने 2-3 तो शेड बनवा दिए और हमारी प्रेरणा से ही 13.5 लाख रुपए में गौशाला के लिए जगह भी ले लिया। आज तक गौशाला एक प्राइवेट किसी के नौरे में चल रही थी, अब कम से कम इस गौशाला की जगह भी बन गई है और गौशाला का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और मैं आने वाले समय में इलाके के लोगों से और इस प्रभात फेरी से यही उम्मीद करता हूं कि अब जिस तरह से गौशाला चल रही है उससे और बेहतर तरीके से चले। से प्रभात फेरी में 5 साल चल रहे हैं और 2 KNJ गौशाला में कोई अनुदान नहीं आ रहा है और हम आपके सहयोग से गांव से जुड़कर 2-2 रुपये कर गायों का पेट भर रहे हैं। इनमें कम से कम 100 गायें हैं और अभी हमने इसकी 14 लाख की जगह ले ली है लोगों के दान से और भाइयों के दान से। और अब इसका रिजर्वेशन करा रहे हैं और रिजर्वेशन हो गया तो फिर थोड़ी सुविधा हो जाएगी। अभी तक तो इधर उधर से मतलब
सहयोग दे रहे हैं। इसकी तरह से ये टोकिन जी गौशाला प्रभात फेरी की तरफ से चल रही है और गांव के सहयोग से चल रही है। अपनी मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित करवाने के लिए एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जंक्शन धानमंडी स्थित शाखा के सामने मांग लिखा बैनर गले में लटकाकर खड़ा हो गया। अपनी मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित करवाने के लिए एक सेवानिवृत्त कर्मचारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जंक्शन धानमंडी स्थित शाखा के सामने मांग लिखा बैनर गले में लटकाकर खड़ा हो गया। जिनेंद्र कुमार झाम नामक इस सेवानिवृत्त कर्मचारी ने पिछले साल नवंबर माह में भी अपनी मांगों को लेकर इसी बैंक शाखा के सामने इसी तरह खड़े होकर विरोध दर्ज करवाया था। सेवानिवृत्त कर्मचारी के अनुसार पूर्व में दर्ज करवाए गए विरोध के बाद उसकी कुछ समस्याओं का समाधान हुआ। शेष मांगों को हल करवाने के लिए वह दोबारा मांग लिखा बैनर गले में डालकर बैंक शाखा के सामने खड़े होने को मजबूर है। बुधवार को भी जिनेंद्र झाम ने 4 सूत्री मांग लिखा बैनर हाथों में पकड़कर सेवानिवृत्त कर्मचारी ने बैंक शाखा के सामने खड़े होकर अधिकारियों का ध्यान मांगों की तरफ आकर्षित करवाने का प्रयास किया। उसने बताया कि उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जंक्शन धानमंडी शाखा से 3 अप्रैल 2021 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। तब वह विशेष सहायक के पद पर कार्यरत था। वह भारतीय स्टेट बैंक प्रशासन से 4 मांगे कर रहा है। उन्होंने बताया कि बैंक की ओर से सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण में हुई असाधारण देरी के लिए ब्याज का भी भुगतान नहीं किया गया। ऐसा उदाहरण है कि आकस्मिक देवासान पर बैंक 1 माह से भी कम समय में अवकाश नकदीकरण कर चुका है, जबकि उसकी सेवानिवृत्ति तो नियमानुसार नोटिस देकर हुई थी। सब जानते हैं कि देवासान बिना नोटिस दिए होता है। भेदभाव इस हद तक हुआ कि एक ही दिन में 2 कार्मिकों का वेतन एरियर बनाया गया, एक का भुगतान कर दिया गया जबकि दूसरे का भुगतान रोके रखा गया। कई इन विषयों को लेकर बीकानेर डीजीएम स्तर तक मेल भेजे गए, पत्राचार किया गया, मगर सब प्रभावहीन रहा। विवश होकर उसे पुनः बैनर उठाकर बैंक शाखा के सामने खड़ा होना पड़ रहा है। दूसरी ओर एसबीआई प्रबंधकों ने कहा कि जिनेंद्र झाम बैंक के अच्छे कर्मचारी रहे हैं। बैंक आज भी उनका सम्मान करता है। बेटे का शिक्षा ऋण खाता स्टाफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नहीं करने के मुद्दे पर बैंक अधिकारियों का कहना था कि जिनेंद्र झाम की ओर से पब्लिक रेट में आवेदन किया गया है, इसलिए ये संभव नहीं है। 2 कार्मिकों में से एक कार्मिक को एरियर का भुगतान नहीं किए जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि करीब 2 माह पहले एक कार्मिक को एरियर का भुगतान कर दिया गया था। दूसरे कार्मिक का किसी कारण भुगतान रह गया था, उसे आज ही एरियर का भुगतान कर दिया गया। साथ ही बैंक अधिकारियों का कहना था कि उन्होंने जिनेंद्र झाम से मिलने का आग्रह किया, लेकिन वे उनसे एक बार भी आकर नहीं मिले। सर, मैं बहुत दुखी दिल से मजबूर होकर यहाँ दूसरी बार खड़ा हूँ और जिस बैंक का मैंने 37 साल खाया है उस बैंक के खिलाफ कुछ भी करने का मेरा कतई दिल नहीं है। मैं 3 अप्रैल 2021 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुआ था VRS करने के लिए और मेरे कुछ विधि सम्मत ड्यूज़ हैं जो कि अनजान कारणों से लंबित हैं और मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलना चाहता जो कि मेरे नियोक्ता बैंक का सम्मान कम करे और ये मेरा चार्टर और डिमांड जो भी है, जो मेरी ग्रीवेंसेस हैं, मैंने लिख के लगा रखी हैं अपने सामने और उचित होगा कि आप मेरे बैंक के सक्षम अधिकारियों से इनके ऊपर उनके व्यूज़ लें। मेरा कुछ वेतन का हिस्सा अनजान कारणों से भुगतान नहीं किया गया और 1.25 महीने से तो वो कैलकुलेट करके साइड पे रख छोड़ा गया, पता नहीं क्यों। 2 कर्मचारियों का बना, एक को दे दिया, एक का साइड पे रख दिया और ये बताते हैं मुझे शर्म बहुत आ रही है, लेकिन ठीक है, कुछ कारण रहा होगा। और मेरे बच्चे का एजुकेशन लोन जो है पब्लिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। SBI का स्टाफ मेंबर होने के नाते मेरा अधिकार था कि मेरे बच्चे को स्टाफ रेट पे मिले। उसमें मेरी क्या कमी रह गई, मेरी क्या गलती रह गई, वो कैसे ठीक करूं कि मेरे बच्चे का स्टाफ रेट पे हो जाए, मेरे किसी मेल का मेरा नियोक्ता बैंक जवाब देना उचित नहीं समझे। और मेरे रिटायरमेंट पर जो इकट्ठी की हुई PL प्रिविलेज लीव होती हैं, उनको जो नियमानुसार उनका नकदीकरण किया जाता है, उसमें 4.25 महीने लग गए और मुझे कोई नहीं बताता क्यों लग गए, कौन जिम्मेदार था, उसका ब्याज कौन देगा कि नहीं देगा। मेरे अनेक ईमेल कई स्तरों तक अनरिप्लाइड पड़े हैं। तो पता लगा एक बार और आए थे
कि पहले उन्होंने BRS लिया था, उस समय इनको किस तरह का सम्मान नहीं दिया गया। आज भी अगर उनको नहीं, हम आज भी देना चाहते हैं। अगर उनके गरिमा या उसको ठेस पहुंची हो तो मैं आज उनको सम्मान करता हूँ कि हमारे बैंक के बहुत अच्छे एम्प्लॉय रहे हैं और बैंक हमेशा उनका सम्मान करता है। एक्चुअली इसमें क्या है, उन्होंने अप्लाई पब्लिक रेट में ही किया है, तो ये संभव ही नहीं है। हर आदमी, हर एम्प्लॉय अगर कोई पब्लिक रेट में लेना चाहता है तो उसको मिलता है। उन्होंने पब्लिक रेट में ही किया है, इसलिए समझ नहीं। उनका एक का भुगतान तो आज से 2 महीने पहले मिले थे, उस समय कर दिया गया था। एक किसी कारणवश छूट गया था, उसका भुगतान आज हो गया है। मैं तो खुद मैंने मेरे HR स्टाफ को भेजा है कि भाई ऐसा कुछ बैंक से मिस्टेक हुआ तो एक बार हमसे आके मिले। मैं खुद उनको बुलाना चाहता हूँ, सम्मान करना चाहता हूँ। हमारे बहुत अच्छे एम्प्लॉय रहे हैं और एक समाज से भी है। बैंक उनका हमेशा सम्मान करता है, लेकिन मैंने कई बार बुलाया भाई कुछ आपका बैंक से कुछ रह गया होगा तो हम उसको आज भी आपको उसका पूर्ति करेंगे, लेकिन वो आज तक हमसे नहीं मिले। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।